अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन अलेक्जेंडर क्या पर्शिया से आया था या फिर अलेक्जेंडर ग्रीस से आया था? इन दोनों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें जनरली कंफ्यूजन होती है कि पर्शिया और ग्रीस में क्या डिफरेंस है, और पर्शिया से कौन सा इन्वेडर आया था और ग्रीस से कौन सा इन्वेडर आया था। इसी पे एक छोटी सी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अलेक्जेंडर कहाँ से आए थे और अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत में कब हुआ था। तो चलिए, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन। अगर मैं पर्शिया की बात करूं तो पर्शिया आज के डेट में प्रेजेंट डे ईरान को कहते हैं, ठीक है। यानी पर्शियन इन्वेजन का मतलब ईरानियन इन्वेजन। और अगर मैं ग्रीक की बात करूं तो आज के डेट में जो ग्रीस है उसी को हम ग्रीक कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसका एक आपको रफ मैप का आइडिया दूं तो ये रीजन ग्रीस का है और ये रीजन ईरान का है, ठीक है। और ये है ईरान, ये है ग्रीस। यानी ईरान प्रेजेंट डे ईरान है, पहले पर्शिया था, और ग्रीस प्रेजेंट डे ग्रीस है, पहले ग्रीस ग्रीक था, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं बात करती हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको ले जाऊंगी 530 बीसी, 530 बीसी का वो टाइम था जब इंडिया में भारत में 16 महाजनपद बन चुके थे, ठीक है। 530 बीसी इंडिया में 16 महाजनपद बन चुके थे। और 530 बीसी का ही टाइम है जब ईरान में एक एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है जिसको कहते हैं एकीमेनिड एम्पायर। और इसके जो फाउंडर थे उन फाउंडर का नाम है साइरस, CYRUS। मैं आपको इसीलिए बता रही हूं कि अलेक्जेंडर जो थे वो पर्शिया ईरान से नहीं थे। अलेक्जेंडर कहां से थे? अलेक्जेंडर ग्रीस से थे, एंड ही वाज अ ग्रीक इन्वेडर, नॉट द पर्शियन इन्वेडर। तो ईरान जो है, जो पर्शिया है, वो भारत के ज्यादा नजदीक है या ग्रीस ज्यादा नजदीक है? भारत के ज्यादा नजदीक ईरान है, पास पड़ता है, ये दूर है। तो ध्यान रखना कि अलेक्जेंडर से पहले इन्वेडर आए हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर भी भारत में एंटर नहीं किए थे, अगर आपको पता होगा तो वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न सिटी जो कि पौरव डायनेस्टी थी, पोरस के अंदर, वहां पे थे। और भारत में एंटर करने के टाइम पे उनकी आर्मी काफी थक गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा था विदाउट अटैकिंग इंडिया। सिमिलरली ये जो ग्रीक एकीमेनिड एम्पायर है, जो साइरस जो फाउंडर है और जो कि एक ईरानियन एम्पायर है, इन्होंने भी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, आज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में कपिशा सिटी है, वहां पे अटैक किया था। तो यानी ये आए हैं। अलेक्जेंडर की अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीस से थे और ये फाउंडर थे मैसिडोनियन एम्पायर के। और मैसिडोनियन एम्पायर जो है वो लगभग 326 बीसी का टाइम था जब यहां से अलेक्जेंडर कहां आते हैं? भारत की तरफ आते हैं, 326 बीसी। इसका मतलब 326 बीसी के पहले ईरानियन एम्पायर यानी एकीमेनिड एम्पायर के जो फाउंडर है साइरस, वो आते हैं भारत के टूवर्ड्स। और इनका टाइम पीरियड क्या है? तो इनका टाइम पीरियड है 530 बीसी। 530 बीसी का वो टाइम था जब भारत में 16 महाजनपद था। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर अफगानिस्तान की बात करूं मैं, तो यहाँ पे एक सिटी थी जिसका नाम था कपिशा। कपिशा सिटी जो थी, इट वॉज रूल्ड बाई यूजी ट्राइब। यूजी ट्राइब जो है उसको आप कुशान के नाम से भी जानते हो। यूजी ट्राइब एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी और कुशाना डायनेस्टी यानी कि कुशान जो थे, कनिष्क, उनके फोर फादर्स यहाँ पे अफगानिस्तान में कपिशा सिटी पे रूल करते थे। साइरस आते हैं भारत की तरफ, कपिशा सिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं और यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं क्या? सत्रप सिस्टम मतलब अपने गवर्नर को लगा दिया और वो गवर्नर टाइम टू टाइम साइरस को एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। इट वाज 530 बीसी व्हेन साइरस केम। आफ्टर दैट, नाउ मूविंग ऑन लेटर, ग्रीस की बात करें, जैसे ही साइरस के पास पैसे आने लगे तो कहीं ना कहीं जो उनके नेबरिंग कंट्री थे जैसे कि ग्रीस, इनको भी ये समझ आ चुका था कि इस साइड में, ईस्टर्न साइड में बहुत पैसा है। और इसके बाद एकीमेनिड एम्पायर के बाद ग्रीक का इन्वेजन होता है इंडिया में। ग्रीक का जब इन्वेजन होता है वो था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन रूल कर रहा है? दो नदियां हैं,
अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पे दो नदी है, एक है झेलम और एक है चेनाब। झेलम चेनाब के बीच में, झेलम चेनाब के बीच में एक सिटी थी, एक किंगडम थी जिसको कहते हैं पौरव किंगडम। और अलेक्जेंडर, जिनको कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना था, उनका एम्बिशन ही था पूरी दुनिया पे कब्जा करना, वो फाइनली भारत की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले झेलम चेनाब, झेलम झेलम का एक और नाम है हाइडेस्पिस, हाइडेस्पिस, ठीक है। और यहाँ पे हाइडेस्पिस, जो कि झेलम का नाम है, वहां पे बैटल ऑफ हाइडेस्पिस होती है पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में, जहां पे पोरस हार जाते हैं। लेकिन पोरस की करेज और वेलोर को देख करके ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड अलेक्जेंडर एंड ही इंस्टॉल्ड हिम बैक टू द किंगडम। अलेक्जेंडर के बाद अलेक्जेंडर की आर्मी थक जाती है, जो कि वापस चले जाते हैं अलेक्जेंडर की आर्मी। वापस जाने के क्रम में अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। और अलेक्जेंडर की मौत के बाद अलेक्जेंडर के साथ जो उनके गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था सेल्यूकस। यानी कि अलेक्जेंडर ने कौन सी डायनेस्टी एम्पायर की फाउंडेशन की थी? मैसेडोनियन एम्पायर। और जो इनके गवर्नर थे, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने अलेक्जेंडर को क्या किया? सक्सीड किया। और उन्होंने अपनी डायनेस्टी वहीं पे ग्रीस मैसेडोनिया में बनाई, जिसको कहते हैं सेल्यूसीड डायनेस्टी, सेल्यूसीड डायनेस्टी बाय सेल्यूकस निकेटर। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। पर्शियन इरानियन इन्वेजन, पर्शिया में कौन सी थी? एखिमेनिड एम्पायर। इसके फाउंडर कौन थे? साइरस। 530 बीसी का टाइम था जब उन्होंने कपिशा सिटी को डिस्ट्रॉय किया और वहां पे सत्रप सिस्टम लगाया। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रीक इन्वेजन। ग्रीक इन्वेजन में कौन है? ग्रीस में कौन सा एक एम्पायर था? तो मैसेडोनियन एम्पायर। इनके फाउंडर कौन थे? इनके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर जब भारत की तरफ बढ़ते हैं तो भारत में घुसने से पहले जो ये एरिया है, यहाँ पे क्या है? चेनाब और यहाँ पे है झेलम। इसके बीच में जो नदी है, झेलम को क्या कहते हैं? झेलम को कहते हैं हाइडेस्पिस। इसीलिए इस बैटल को कहते हैं हाइडेस्पिस। ये जो जगह है इस नदी के बीच में, यही था पौरव किंगडम, जहां पे कि पोरस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल कर रहा था। तो जब अलेक्जेंडर यहाँ आते हैं तो बैटल होती है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसको कहते हैं क्या? हाइडेस्पिस, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस इन 326 बीसी। इस बैटल में जो है वो पोरस डिफीट हो जाते हैं और अलेक्जेंडर की आर्मी थक जाती है। तो अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ता है, रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर को सक्सीड करते हैं उनके गवर्नर जनरल, जिनका नाम है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। गवर्नर जनरल होने के की वजह से उनको पता था कि अलेक्जेंडर का क्या एम्बिशन है। He knew that Alexander wanted to invade and conquer India। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था तो भारत में जो राजा राज कर रहा था वो नंद डायनेस्टी का था, ठीक है। उसका नाम धनानंद था, 326 बीसी। अब जो इनके गवर्नर जनरल है सेल्यूकस निकेटर है, उन्होंने सेल्यूसिड एम्पायर बनाई मैसेडोनियन के बाद। और उनका पहला एजेंडा यही था कि मुझे भारत में कब्जा करना है। और उस टाइम पे जो रूल कर रहा था भारत को, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्यन एम्पायर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था 321 बीसी में। कोरोनेशन चंद्रगुप्त मौर्य की हो चुकी थी। तो इट वाज इन 305 बीसी, 305 बीसी का टाइम पीरियड था जब सेल्यूकस ने इंडिया में इन्वेड किया और इन्होंने लड़ाई की किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये इस बैटल में हार गए, सेल्यूसिड एम्पायर के फाउंडर हार गए। लेकिन वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य से कि उन्होंने अपनी बेटी, अपनी डॉटर जिनका नाम हेलेना था, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी और गिफ्ट में 500 एलिफेंट्स दे दिए थे। उसके साथ साथ उन्होंने एक अपने यानी कि पर्शियन अम्बेसडर, इरानियन अम्बेसडर भी उनके कोर्ट में, ग्रीक अम्बेसडर भी उनके कोर्ट में भेजा था, जिनका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज वही है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का, चंद्रगुप्त मौर्य की पॉलिटी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस जो था वो वुडन पैलेस था, इन सब का इंफॉर्मेशन दिया है अपनी किताब में, जिस किताब को कहते हैं इंडिका। मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका, ठीक है। और अब ये जो पर्शियन, अब मैं बात करूंगी कि ये जो पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन है, इसका इफेक्ट इंडिया में क्या रहा। तो ये बहुत ही सिंपल है कि इंडिया में ग्रीक और पर्शियन इन्वेजन की वजह से, अगर पर्शियन की बात करूं, ईरानियन इन्वेजन की वजह से
जो हम अशोक के जो पिलर देखते हैं, अशोक के जो पिलर्स देखते हैं जिसको कहते हैं हम एक्मेनिड पिलर, मोनोलिथिक पिलर, वो इंस्पायर्ड है, अशोक के जो पिलर है वो इंस्पायर्ड है ईरान के एक्मेनिड पिलर से, एक्मेनिड पिलर से, ठीक है। प्लस दूसरी बात कि दो तरह की स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, दो तरह की, खरोष्टी और ब्राह्मी। इंडिया में ब्राह्मी है लेकिन खरोष्टी हमने पर्शिया से लिया है। तो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है राइट टू लेफ्ट लिखने का, अशोका की अफगानिस्तान वगैरह में जो पिलर्स मिली है इंस्क्रिप्शन, उसमें खरोष्टी स्क्रिप्ट लिया गया है। तो राइटिंग में भी हमें क्या हुआ है, इनसे हमने अपने कल्चर को मिक्स किया है और हमने इनसे इंस्पिरेशन लिया है। ग्रीक का क्या इफेक्ट रहा है, तो ग्रीक में जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है हमारा, जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है जिसमें कि स्टको की बॉडी आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसका जो हेड होता है वो एक नॉटेड हेड होता है, तो वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट ऑफ ग्रीक, यानी कि ग्रीसो रोमन आर्किटेक्चर जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो इंडिया की है, 3 स्कूल ऑफ आर्ट है ना, गंधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल, उसकी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट उससे इन्फ्लुएंस है। तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आखिर ईरानियन इन्वेजन या फिर पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन क्या होता है, डिफरेंस क्या है, पर्शियन इन्वेजन कब हुआ, ग्रीक इन्वेजन कब हुआ, पर्शियन इन्वेजन पहले हुआ या ग्रीक इन्वेजन पहले हुआ, और साइरस कहाँ से थे और अलेक्जेंडर कहाँ से थे और सेल्यूकस कहाँ से थे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द